सो हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वी टुगेदर पे। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। तो ये हमारी थीम फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 है। आज इसको हम शुरू करने वाले हैं, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। अब हम इस चैप्टर में देखने वाले सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसके बारे में जान लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। तो देखिए, सेवरल चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ बिटवीन 600 BCE टू 600 CE। अब क्या हुआ इस चैप्टर में बताया गया है, इसमें इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि इसमें हमें पढ़ना है कि क्या क्या चेंजेस आए, किस दौरान, किस टाइम पीरियड के बीच में, 600 BCE से लेकर 600 CE तक। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए BCE और CE। जो हमारा BCE है और CE है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बिफोर कॉमन एरा और इसे हम कहते हैं कॉमन एरा। ठीक है, BCE को हम कहते हैं बिफोर कॉमन एरा और CE को कॉमन एरा। तो एक पहले आप टर्म सुनते होंगे, छोटी क्लासेस में आपने सुनी होगी, BC बिफोर क्राइस्ट और AD एनो डोमिनी, है ना, ये सुनी होगी BC और AD, और इसके बीच में हम रखते थे क्राइस्ट के जन्म को। ठीक है, तो जो हमारे क्राइस्ट थे, जीसस क्राइस्ट थे, उनके जन्म से पहले वाले टाइम पीरियड को हम कहते थे बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले, और उनके जन्म के बाद वाले टाइम को हम कहते थे क्राइस्ट के जन्म के बाद एनो डोमिनी। इन्हीं के नाम चेंज करके हमने रख दिए BCE और CE। ठीक है, अब हम BC को क्या बोलते हैं, BCE, और AD को क्या बोलते हैं, CE। इसकी जगह ये यूज करते हैं और इसकी जगह ये यूज करते हैं। आगे समझ में, ये था हमारा BCE और CE। तो कब से कब तक की बात की, 600 BCE से लेकर 600 CE तक की। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज वाज इमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट। इस टाइम पे जो सबसे बड़ा चेंज था वो क्या था, न्यू स्टेट्स का, नए नए किंगडम आ रहे थे, राज्य महाराजे वो सब आ रहे थे। तो उन किंगडम्स का जो इमरजेंस हुआ, वो जो एकदम से आए, उसको, वो सबसे बड़ा चेंज था इस टाइम पीरियड के बीच में। ठीक है, अगला है एग्रीकल्चरल चेंजेस, प्रोडक्शन ग्रोथ, इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन एटसेट्रा। इस टाइम पे ना कई सारे एग्रीकल्चर में, कृषि में बदलाव हुए। कई सारे जो कृषि में थे वो क्या हुए थे, कुछ एडिशनल चेंजेस हुए थे। उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, प्रोडक्शन बढ़ गई थी, क्योंकि कई सारे नए टूल्स आए थे, मशीनरी आई थी और टेक्निक्स आई थी, जिस वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गई थी। और कई सारे जो न्यू टाउन्स थे वो भी एस्टेब्लिश होने शुरू हो गए थे इस टाइम के बीच में। नेक्स्ट वन इज सम चेंजेस ड्यूरिंग लॉन्ग स्पैन ऑफ 1500 ईयर्स फॉलोइंग द एंड ऑफ द हड़प्पन कल्चर। जब हड़प्पन कल्चर खत्म हुआ, हमने क्या बताया था, 1900 से हड़प्पन कल्चर खत्म होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो 1900 में जब वो खत्म हुआ, उसके 1500 साल बाद, हड़प्पन कल्चर के खत्म होने के बाद क्या क्या यहाँ पे चेंजेस हुए। ऋग्वेद वॉज कंपोज अलॉन्ग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ऋग्वेद आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेटलमेंट। कई सारे एग्रीकल्चरल सेटलमेंट आ गए। एग्रीकल्चरल सेटलमेंट मतलब ऐसी सिविलाइजेशन बसने लग गई, ऐसे जो कस्बे थे या फिर ऐसे लोग थे वो बसना शुरू हो गए जो एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, इधर उधर घूमते नहीं थे, वो बंजारों की तरह एक जगह से दूसरी जगह घूमते नहीं थे। वो क्या करते थे, माइग्रेट नहीं करते थे। वो क्या करते थे, एक जगह पे रहकर, परमानेंटली वहीं रहकर एग्रीकल्चर करते थे, कृषि करते थे। ठीक है, लास्ट वन इज एमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स एंड किंगडम्स। और कई सारे बड़े बड़े जनपद, महाजनपद, वो सब भी एस्टेब्लिश होने लग गए थे। कब, हड़प्पन कल्चर के खत्म होने के बाद। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 6th सेंचुरी BCE, अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। अब किस तरह से जो 6th सेंचुरी BCE था, वो हमारा एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में। जो हमारी अर्ली इंडियन हिस्ट्री थी उसमें एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ था हमारा 6th सेंचुरी BCE। किस तरह से था, क्या पॉइंट्स उसके बारे में है, उसको हम जान लेते हैं। तो देखिए, 6th सेंचुरी BCE ऑफन कॉल्ड एज मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री अर्ली। अब जो हमारे 6th सेंचुरी BC है उसको हम एक मेजर टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे इतने सारे बदलाव हुए थे जिसने हमारी पूरी अर्ली इंडियन हिस्ट्री को बदल के रख दिया था, पूरा चेंज कर दिया था। ठीक है, क्रूशियल डेवलपमेंट टुक प्लेस। इस टाइम पे कई सारे विकास के कार्य हुए, कई सारे डेवलपमेंट के वर्क्स हुए। वो क्या थे, देखते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज यूज ऑफ आयरन। इस टाइम पे जो आयरन का, जो लोहे का यूज था, लोहे के मेटल का जो यूज था, आयरन मेटल का जो यूज था, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब जैसे कि ना आयरन मेटल का यूज इन द सेंस मतलब टूल्स बनने लग गए थे, एग्रीकल्चरल पर्पज से उसका यूज होने लग गया था, ठीक है, तो जिससे कई ज्यादा डेवलपमेंट के कार्य हुए थे। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज। कॉइनेज आ गई थी इस टाइम पे, सिक्के बनना चालू हो गए थे। जो राजा महाराजा थे, बड़े बड़े किंगडम्स के जो रूलर्स थे, वो क्या करने लग गए थे, अपने नाम के सिक्के छपवाने लग गए थे, मतलब सिक्के बनवाने लग गए थे। तो सिक्के भी किसके बनते थे, अलग अलग मेटल्स के बनते थे, जैसे गोल्ड के, सिल्वर के, ठीक है, और कई सारे कॉपर के, इन सबके सिक्के भी बनना चालू हो गए थे। नेक्स्ट वन इज एमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट एंड सिटीज। कई सारे स्टेट्स और सिटीज इसी टाइम पे, कई सारे शहरों का विकास हुआ, ठीक है। तो जो जनपद, महाजनपद और बड़े बड़े स्टेट्स, ये सब जो बनने चालू हुए थे इसी टाइम पे 6th सेंचुरी BCE में शुरू हुए थे। एंड लास्ट वन इज राइज ऑफ न्यू रिलीजन नेमली जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। कई सारे नए रिलीजन, नए धर्म भी इस टाइम पे उजागर हुए थे, जैसे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म। तो कई सारे विचारक जो थे हमारे, जैसे कि बुद्धा थे हमारे, महावीर थे, लॉर्ड महावीर, वो सब क्या हुए थे, इसी टाइम पे आए थे। उनके जो रिलीजन है, जो उनके धर्म है, उसी टाइम पे उन्होंने, मतलब जो उनके जितने भी धर्म हैं वो इसी टाइम पे उजागर हुए थे। किस टाइम पे, 6th सेंचुरी BCE में उनके जितने भी हमारे न्यू रिलीजन थे, जो हमारे जैन के थे और बुद्धा के थे, वो सारे इसी टाइम पे हमारे आए थे, रेस हुए थे, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ महाजनपद। अब हमने देख लिया कि महाजनपद हुआ करते थे उस टाइम पे, तो उसमें से कौन से, मतलब क्या क्या जो महाजनपद थे उनके क्या क्या फीचर्स हुआ करते थे, उसके बारे में अब हमें जानना है, ठीक है। हमें पता चला ना कि बड़े बड़े किंगडम्स आने लग गए थे, जनपद, महाजनपद, वो सब बनने लग गए थे, तो उनके क्या फीचर्स थे, एक बार उसको देख लेते हैं। 6th सेंचुरी BC नोन फॉर द राइज ऑफ 16 महाजनपद। अब जो 6th सेंचुरी BC है, जिसके BCE है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या हुआ था, उस टाइम पीरियड में 16 महाजनपद आए थे। महाजनपद क्या होते थे, महाजनपद इन द सेंस कोई भी एक जगह जिसमें कई सारे लोग रहते थे, ठीक है, और वो लैंड उनकी थी, तो उन्हें हम जनपद कहते थे। जब वही काफी ज्यादा बड़े अमाउंट में होते थे, लार्ज अमाउंट में होते थे, लार्ज एरिया होता था उनका, तो उन्हें महाजनपद कहा जाता था। ओके, तो 16 महाजनपद थे 6th सेंचुरी BCE में। दी स्टेट आइदर रूल्ड बाय किंग्स और गन्स। या तो इन महाजनपद को किंग रूल करते थे, रूलर था उनका, कोई एक राजा था, या फिर इन्हें गण, या फिर जिन्हें गण संघ भी कहते हैं, वो इन्हें रूल किया, इन पे रूल किया करते थे। गण संघ इन द सेंस कि कई सारे लोगों का ग्रुप हुआ करता था, वो पूरा ग्रुप उस पर रूल किया करता था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ईच हैड इट्स ओन कैपिटल फोर्टिफाइड। अभी जो महाजनपद है ना 16, इन सबकी अपनी कैपिटल थी, जैसे दिल्ली की कैपिटल है अपनी, ठीक है, जो हमारा महाराष्ट्र है उसकी अपनी कैपिटल है, बिहार की अपनी कैपिटल है। उस टाइम पे 16 महाजनपदों की अपनी अपनी कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। तो जो उनकी जो कैपिटल थी वो कैसी थी, पूरी तरह से फोर्टिफाइड थी, उसकी किलेबंदी की गई थी, मतलब चारों तरफ दीवारें थी उस पूरे कैपिटल की। जो राजधानी थी उसकी चारों तरफ क्या था, दीवारें बनाई हुई थी, ताकि अगर कोई अटैक हो तो उससे बचाया जा सके। नेक्स्ट वन इज धर्मसूत्र लेड डाउन नॉर्म्स फॉर बोथ किंग एंड द अदर पीपल। अब जो धर्मसूत्र थे, धर्मसूत्र क्या था, एक बुक थी, या फिर आप कह लो कोई एक डॉक्यूमेंट था, कोई एक लेख था, जिसमें हमें, मतलब जो राजा है और जो आम लोग हैं वो क्या क्या काम करेंगे, उस सब का ब्यौरा लिखा हुआ था। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें बताता है, आज के टाइम पे वो हमें बताता है कि हमें किस तरह से काम करने हैं, आम लोगों को भी, और जो हमारे राजा हैं, इन द सेंस हमारे PM हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट हो गई, वो हमारे राजा हो गए एक तरह से। तो वो उन्हें क्या काम करना है और हम आम जनता को क्या काम करना है, वो कौन बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरह से उस टाइम पे क्या था, धर्मसूत्र था, जो बताता था कि आम लोगों को और राजा को क्या क्या नॉर्म्स फॉलो करने हैं, क्या क्या रीति रिवाज फॉलो करने हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ रूलर वाज टू कलेक्ट टैक्स एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम पीपल। जो रूलर था, जो राजा था, उसका मेन काम क्या था, टैक्स कलेक्ट करना और ट्रिब्यूट कलेक्ट करना आम जनता से। सम स्टेट मेंटेन परमानेंट स्टैंडिंग आर्मीज रिक्रूटेड फ्रॉम पीजेंट्री एंड रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज। कई सारे स्टेट ऐसे भी थे, कई सारे महाजनपद ऐसे भी थे जिनकी अपनी स्टैंडिंग आर्मी थी। स्टैंडिंग आर्मी इन द सेंस उनकी जो आर्मी थी
वो हर टाइम की नहीं होती थी, ठीक है। वो क्या करते थे, पीजेंट्री जैसे कि जो किसान वगैरह है उनको भी आर्मी में शामिल कर लिया करते थे, ठीक है। और जो हमारी सिंपल रेगुलर ब्यूरोक्रेसी होती है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन को उन सबका काम देखती है, तो उनको भी अपनी आर्मी में शामिल कर लिया करते थे। तो उनके पास अपनी स्टैंडिंग आर्मीज हुआ करती थी कई सारे महाजनपदों के पास, ठीक है। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ महाजनपद। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध। अब हमने देख लिया कि हमारे 16 जनपद थे, उनके फीचर्स क्या क्या थे। बट ये जो जनपद थे ना, उनमें से भी एक जनपद ऐसा था जो सबसे ज्यादा पावरफुल था। वो कौन सा था? वो था हमारा मगध, ठीक है। कौन सा था? मगध। नाम याद रखना है आपको। तो हमारे कुछ जनपद थे, उनके नाम देख लेते हैं हम। वैसे हमारे 16 थे, तो उसमें से आपको कुछ के नाम बता रखे आपके बुक के अकॉर्डिंग। वो है हमारा मगध, वज्जी, कोशाला, कुरु, पांचाल, अवंती और भी कई सारे थे, ठीक है। गांधार भी एक आपकी बुक में दे रखा है। तो कुरु तो आप जानते ही होंगे, जहाँ कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी, जो हमारे कौरव और पांडव वाला था। पांचाल भी उन्हीं के वहां का था, जो पांचाल देश के राजा थे, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ महाजनपद। तो उनमें से जो सबसे पावरफुल था ना, वो था हमारा मगध। अब उसके कोई पावरफुल है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। तो वो क्यों पावरफुल था वो देख लेते हैं। बिटवीन 16th and 14th century BCE, मगध प्रेजेंट इन बिहार बिकम मोस्ट पावरफुल महाजनपद। अभी कब से कब तक ये वाला जो महाजनपद था पावरफुल रहा? 6th century BCE से लेकर 4th century BCE तक, ठीक है। इन दो 200 साल थे, उन दोनों के बीच में ये सबसे ज्यादा पावरफुल रहा। जो आज क्या है मगध? प्रेजेंट डे बिहार। आज के टाइम पे वो बिहार में लोकेटेड है हमारा मगध, ठीक है। तो सारे ही जनपदों में से सबसे पावरफुल कौन सा था? हमारा मगध था। अब ये क्यों था पावरफुल? देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन अनेबल टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। सबसे ज्यादा पावरफुल इसलिए था क्योंकि यहाँ पे कई सारे आयरन की अवेलेबिलिटी थी, मतलब आयरन बहुत ज्यादा अमाउंट पे यहाँ पे पाया गया था। आयरन मिलेगा तो टूल्स बनेंगे, टूल्स बनेंगे तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा और भी कई चीजों में मदद मिलेगी। तो इसलिए भी ये पावरफुल बन गया था, क्योंकि यहाँ पे आयरन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। नेक्स्ट वन इज फर्टाइल सॉइल एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अब फर्टाइल सॉइल थी तो एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, जहाँ पे भी कृषि ज्यादा है तो उनकी इनकम भी ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो वो प्रोस्पेरस हो जाएगा और ज्यादा अमीर और पावरफुल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट इन फॉरेस्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आर्मी। अब यहाँ पे कई सारे हाथी भी मिलते थे। हाथियों की जनसंख्या जो थी ना बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल जाते थे। क्यों? क्योंकि जो मगध था ना, उसके पास में ही आसपास काफी ज्यादा फॉरेस्ट थे, जंगल वगैरह थे, तो जंगल से हाथी मिल जाते थे। और हाथी ना उस टाइम पे देखा होगा, जो पुराने टाइम के वो होते थे, आर्मीज वगैरह होती थी ना, उसमें हाथियों का एक बहुत बड़ा रोल होता था। हाथी भी जो हमारे लड़ाइयाँ हैं उनमें जाया करते थे। तो उनकी आर्मी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा एलिफेंट, जो हमारे हाथी थे, वो उन्हें इजीली अवेलेबल थे। नेक्स्ट वन इज गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड मीन्स ऑफ चीप एंड इजी कम्युनिकेशन। गंगा है और उसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, तो वो क्या करेंगी? ट्रेड में, लाने ले जाने में और भी कई चीज़ों में हेल्प कर देती थी, जिस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलता था। और हमें पता है ना कि पानी से जो भी चीज़ जाती है वो हमेशा, मतलब वाटरवेज के थ्रू जो जाती है वो हमेशा सबसे ज़्यादा चीप होती है, सस्ती होती है। तो देखो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा था, तो इसलिए भी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और प्रोस्पेरस बन गया था हमारा ये वाला महाजनपद। नेक्स्ट वन इज पावरफुल रूलर्स एंड एम्बिशियस रूलर्स लाइक बिंबिसार, अजातशत्रु एंड महापद्मानंद। यहाँ पे कई सारे ना मतलब कह सकते हैं हम बुद्धिजीवी राजा भी हुए। बुद्धिजीवी इन द सेंस जिनमें बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, जो बहुत ज़्यादा दिमाग था, और उनके जो मिनिस्टर्स थे ना, उनके जो मंत्री थे, वो भी उतने ही ज़्यादा कह सकते हो आप बहुत ज़्यादा क्लेवर थे, इंटेलिजेंट थे। वो जो ऐसी पॉलिसीज बनाते थे जो उनके राज्य को क्या करती थी, और ज़्यादा प्रोस्पेरस बनाती थी, अमीर बनाती थी, और सबकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा कर देती थी, ठीक है। तो ऐसे रूलर्स हुए, कई सारे ऐसे राजा वगैरह हुए जिन्होंने जो हमारे महाजनपद में हुए। कौन सा महाजनपद में? मगध महाजनपद में। तो इसलिए भी जो मगध महाजनपद था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बन गया। यहाँ पे रूलर्स इतने अच्छे हुए, इतने बुद्धिमान हुए। राजगढ़ ओल्ड कैपिटल वॉज लोकेटेड अमंग द हिल्स। अब इसकी जो पुरानी कैपिटल है, हमने बोला सारे ही महाजनपद की पुरानी मतलब कैपिटल्स हुआ करती थी, तो इसकी कैपिटल क्या थी? राजगढ़, जिसे हम राजगीर भी बोलते थे, ठीक है।
तो ये जो राजगीर थी वो क्या कहाँ पे लोकेटेड थी? अमंग द हिल्स, कई सारी पहाड़ियों के बीच में लोकेटेड थी। राजगढ़ हाउस ऑफ गॉड्स, इसका मतलब क्या होता है? हाउस ऑफ गॉड्स, भगवानों का घर, ठीक है। इट वॉज फोर्टिफाइड, ये क्या थी? फोर्टिफाइड थी, पूरी तरह से घिरी हुई थी। जब भी कोई राजधानी होती है वो घिरी हुई होती है, इससे पहले भी हमने बताया था फीचर्स ऑफ महाजनपद में। लेटर कैपिटल शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, बाद में जो इसकी कैपिटल थी वो राजगढ़ से बदल के या राजगीर से बदल के कहाँ कर दी गई थी? पाटलिपुत्र कर दी गई थी, जो अभी हमारे प्रेजेंटली पटना में लोकेटेड है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है 4 मार्क्स में, तो आपको ये पता ही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि क्या ऐसे चीज़ें थी या क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने जो मगध है उसको सबसे ज़्यादा पावरफुल बना दिया था। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एन अर्ली एम्पायर, मौर्यन एम्पायर। अब हम देखने वाले हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। अब हमने डायरेक्ट मगध से मौर्यन एम्पायर के बारे में इसलिए देखा क्योंकि मगध पे जो रूल किया था मोस्टली वो हमारे मौर्य राजाओं ने किया था, ठीक है। द राइज ऑफ मगध कल्मिनेटेड इन द इमर्जेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर। जैसे ही मगध बड़ा जनपद बना तो उसी के साथ हमारा मौर्यन एम्पायर भी एस्टेब्लिश हुआ। मतलब मगध के एक बड़ा जनपद बनने के बाद ही उसी ने जन्म दिया हमारे मौर्य शासन को या फिर मौर्य एम्पायर को, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर इन 321 BCE। अब मौर्यन एम्पायर के जो फाउंडर थे, जो एस्टेब्लिशर थे, जिन्होंने स्थापित किया था इसे, वो कौन थे? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, जो हमारे फर्स्ट मौर्यन एम्पायर के रूलर थे, ठीक है। नेक्स्ट वन, और उन्होंने कब बनाया, मतलब कब बसाया था ये हमारा, इसका शासन कब शुरू किया था? 321 BCE में, ठीक है। ही एक्सटेंडेड द कंट्रोल अप टू अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। इन्होंने कहाँ तक अपना कंट्रोल बना लिया था? अफगानिस्तान तक। रूल कहाँ करते थे? मगध में, ठीक है। वहां से उन्होंने अपना कंट्रोल कहाँ तक बढ़ा लिया था? अफगानिस्तान तक और बलूचिस्तान तक, ठीक है। हिज ग्रैंडसन अशोक, द मोस्ट फेमस रूलर, कॉन्क्योर्ड कलिंग। इन्हीं के जो पोते थे, कौन? अशोक, अशोक द ग्रेट, अशोक का नाम सुना होगा। उन्होंने क्या किया था? फेमस, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस रूलर थे। क्यों? क्योंकि उन्हीं के नाम पे हम आज हम धम्म भी पढ़ते हैं, ठीक है, कि अशोक ने धम्म का पूरा प्रचार किया था। वो क्यों किया था? कलिंग के युद्ध के बाद किया था। कलिंग द फेमस, ये जो वॉर है इसकी, कलिंग की वॉर है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसी वजह से अशोक भी इतने ज़्यादा फेमस थे। तो जो कलिंग की वॉर है जो इतनी ज़्यादा फेमस है, उसी वजह से अशोक भी इतने ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। तो ये जो वॉर लड़ी थी, किसने लड़ी थी? अशोक ने लड़ी थी, जो किसके ग्रैंडसन थे? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो मौर्यन एम्पायर के बहुत ही एक फेमस रूलर थे हमारे अशोक, ठीक है। वेराइटी ऑफ सोर्सेज टू नो अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री। अब कोई भी हिस्ट्री होती है ना, उसके बारे में कई सारे सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें उस हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। अब मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हमें कहाँ से सोर्स मिले, कौन से सोर्स से इसके बारे में हमें पता लगा है, तो उनको देख लेते हैं। अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। अब कुछ होते हैं लिटरेरी सोर्स, मतलब जो हमारे लिखित में होते हैं ना अकाउंट, जैसे कोई बुक लिखी है या फिर कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो उन सबसे हमें पता चलता है। और दूसरे होते हैं हमारे स्कल्पचर्स वगैरह होते जो, ठीक है, कि जो इंस्क्रिप्शंस बनी होती है हमारी, पत्थरों पे लिखा होता है, वो अलग चीज़ होगी, ठीक है। तो अब हम लिटरेरी सोर्स देख लेते हैं। हमारे अर्थशास्त्र सबसे पहला जो कौटिल्य कौन? हमारे चाणक्य, उन्होंने लिखी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थशास्त्र को हम एक ऐसा लिटरेरी सोर्स मानते हैं जो हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताता है। नेक्स्ट वन इज इंडिका। इंडिका भी एक बुक है, वो किसने लिखी थी? मेगास्थनीज नाम के एक ग्रीक एम्बेसडर ने लिखी थी, ठीक है। मेगास्थनीज नाम के एक ग्रीक एम्बेसडर ने ये बुक लिखी थी, जिसका नाम था इंडिका। बुद्धिस्ट, जैन एंड पुराणिक लिटरेचर। बुद्ध की, जैन की, दोनों की जो पुराणिक लिटरेचर है उससे भी हमें अशोक में मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कई सारी जानकारी मिलती है कि उस टाइम पे कैसे काम हुआ करता था, किन किन चीज़ों को मान्यताएं थी, किन की नहीं थी। नेक्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल फाइंड, स्पेशली द स्कल्पचर्स, अशोक इंस्क्रिप्शन, रॉक एंड पिलर। कई सारे स्कल्पचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि अशोक की इंस्क्रिप्शंस मिलती है हमें पत्थरों पे, और कई सारे उनके जो स्तंभ भी है ना, अशोक के स्तंभ, वो उन सब से भी हमें पता लगता है कि अशोक की जो मान्यताएं हैं, उनके धर्म के प्रचार है, वो किस तरह से रहे होंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में यही सारे सोर्सेस हमें मदद करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अशोक धर्म। अभी तक हमने देख लिया था कि किस तरह से जो मौर्यन एम्पायर है उसके सोर्सेज हैं, मतलब कि किन सोर्सेज से उसके बारे में हमें पता चलता है। तो हमने कई सारी चीज़ें देखी थी, जैसे कि लिटरेरी सोर्सेज में हमने देखा था इंडिका बुक देखी थी हमने, ठीक है, कौटिल्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र देखी थी, कई सारे स्कल्पचर्स और जो अशोक ने पिलर बनवाए थे, ठीक है, उन सबको हमने देखा था।
तो अशोक की ना कुछ टीचिंग थी, मतलब अशोक की टीचिंग नहीं थी वो, जो हमारे बुद्धिज्म में बताई जाती है जो टीचिंग, तो उसको अशोक ने अपनाया था। धम्म का प्रचार अशोक ने किया था। तो अशोक के धम्म क्या कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो अशोक वॉज फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेजेस टू हिज पीपल ऑन स्टोन रॉक्स एंड पिलर्स। अशोक एक पहला राजा था, एक पहला शासक था जिसने क्या किया था, अपने मैसेजेस, अपने विचार जो थे लोगों तक किस तरह पहुंचाए थे, पत्थरों पे लिखवा कर, ठीक है, पिलर्स पे, स्तंभों पे लिखवा कर। आज तक इससे पहले किसी भी राजा ने ऐसा नहीं किया था अशोक के टाइम तक, ठीक है। तो पहला राजा कौन था ऐसा? अशोक था। नेक्स्ट वन इज ही यूज्ड द इंस्क्रिप्शंस टू प्रोक्लेम हिज प्रिंसिपल ऑफ धम्म। अब वो इंस्क्रिप्शंस का यूज क्यों करता था? वो इंस्क्रिप्शन का यूज इसलिए करता था ताकि वो अपने धम्म का जो मैसेज है उसका प्रचार अच्छे से कर सके। अब फॉर एग्जाम्पल हमने उसे पिलर्स पे या फिर स्टोन्स पे लिखवा दिया। अब स्टोन पे लिखी हुई चीज इतनी आसानी से तो खत्म हो नहीं सकती ना, समय के साथ भी होगी बट इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। अगर वही स्टोन्स हमने बड़े बड़े जो ज़्यादातर जो ट्रेड एरियाज होते हैं ना, जहाँ से रूट होते हैं, ट्रेड रूट, उनके आसपास लगवा दी, तो सोचो कितने व्यापारी जाते हैं वहाँ, तो वो उसे पढ़ेंगे तो उनके विचार भी उन्हें पता चलेगा कि किस राजा ने ये लिखवाए हैं और उनके विचार क्या क्या हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी फेमस होंगे। इसीलिए अशोक ने ये काम किया था, धर्म का प्रचार इस तरह से किया था। नेक्स्ट वन इज धम्म इंक्लूडेड। अब धम्म में था क्या? जो अशोक जिस धर्म का प्रचार कर रहे थे उसके अंदर था क्या, क्या बातें बोली गई थी? फर्स्ट वन इज रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, कि अपने से जो बड़े हैं वो बात हम आज भी कहते हैं, अशोक के इसी धर्म की बातें हम आज भी कहते हैं कि अपने से बड़ों का जो सम्मान है वो हमें हमेशा ही करना चाहिए। जो हमारे बड़े होते हैं हमें उनका आदर हमेशा करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज जनरसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स एंड अदर सेक्ट, कि जो और लोग होते हैं और वर्ग होते हैं हमारे सोसाइटी के, उनके प्रति हमें क्या रहना चाहिए? काइंड, एक दयालु, दया की भावना रखनी चाहिए हमारे मन में। क्या होनी चाहिए? एक अच्छी भावना होनी चाहिए उनके प्रति, ठीक है। नेक्स्ट वन इज काइंडनेस टू स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। जो सर्वेंट्स होते हैं और स्लेव्स होते हैं, जो दास होते हैं, तो उनसे हमें ना कोई भी क्रूरता वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें अपने फैमिली मेंबर जैसा समझना चाहिए, उन्हें भी इंसान समझना चाहिए। काफ़ी लोग होते हैं क्या करते हैं, स्लेव्स हैं तो उन्हें क्या समझते हैं कि ये तो कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं उन्हें, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। उनके प्रति भी दयालु भावना हमें दिखानी चाहिए अपनी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिलीजियस टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर रिलीजन। और क्या होना चाहिए? दूसरे रिलीजन, दूसरे धर्मों को सुनने की शक्ति, क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरा धर्म, जैसे हम हिंदू है तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू ही सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं परफेक्ट होते हैं, हर चीज़ में वो सुपीरियर होते हैं, हम ये बोलने लग जाए कि हम तो सर्वोच्च हैं, हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं, तो हमें ऐसा नहीं कहना है, हमें दूसरे धर्मों को भी सुनना है। हमारे धर्म मतलब हमारे उसमें क्या गलती है उन्हें पहचानना है, और दूसरे में क्या अच्छी चीज़ें हैं वो चीज़ें उनसे लेनी है। तो दूसरों को सुनने की क्षमता, उनकी बातों को समझने की शक्ति भी हम में होनी चाहिए। तो ये बातें बताई गई थी हमारे जो अशोक ने जिस धर्म का प्रचार किया था उसके अंदर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है। पहले हमने पढ़ा था कि मौर्यन सोर्सेस कौन कौन से थे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनका पूरा कारोबार था, उनका उतना बड़ा साम्राज्य था, वो किस तरह से चलता था, ठीक है। द मौर्यन किंग वॉज द सेंटर ऑफ द ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब जो इतना बड़ा मौर्यन एम्पायर था, कितने ज़्यादा एरिया में फैला हुआ था वो, अब पूरा जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, उसको संभालने का जो कार्यभार है, तो उसका सेंटर कौन था? उसका सेंटर था उनका रूलर, उनका किंग, ठीक है। ही इंजॉयड एब्सोल्यूट पावर, पूरी पावर उन्हीं के पास होती थी। कोई भी रूल बनाएंगे, रेगुलेशन बनाएंगे, कुछ भी होगा, सारा काम वही किया करते थे। द वास्ट एम्पायर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्रोविंसेस। अब जो हमारा मौर्यन एम्पायर था वो प्रोविंसेस में डिवाइड था, जैसे कि आज हमारा जो इंडिया है वो स्टेट्स में डिवाइडेड है, तो वैसे ही जो मौर्यन एम्पायर था वो प्रोविंसेस में, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड था। 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर, यहाँ पे 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे। कौन कौन से थे देखो, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, तोसाली, उज्जैनी एंड सुवर्णगिरी, टू एडमिनिस्टर द वास्ट एम्पायर। अब ना इतने बड़े एम्पायर को हैंडल करने के लिए कुछ पॉलिटिकल सेंटर रखे गए थे कि मतलब वहाँ से सारा उनके देखने का काम होगा। फॉर एग्जाम्पल कि जब ब्रिटिश इंडिया था हमारा, ठीक है, उस टाइम पे पूरे इंडिया पर उन्होंने राज कर रखा था, काफ़ी मतलब हद तक इंडिया पे राज कर रखा था।
तो उन्होंने प्रेसिडेंसीज बनाई थी ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, है ना, और बंगाल प्रेसिडेंसी। तो वो प्रेसिडेंसी से वहाँ से कंट्रोल करते थे पूरे इंडिया को। उसी तरह से इन्होंने भी क्या कर रखे थे, पॉलिटिकल सेंटर्स बना रखे थे। तो उनके 5 पॉलिटिकल सेंटर ये थे, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दीज सेंटर सिचुएटेड ऑन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स। अब ये जो सेंटर थे वो मोस्टली कहाँ थे, ट्रेड रूट पे थे, जहाँ से व्यापारी ट्रेड के लिए गुजरते थे उन रूट्स पे थे, ठीक है। ट्रेड रूट, कम्युनिकेशन अलोंग बोथ लैंड एंड रिवराइन रूट्स वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द एम्पायर। अब जो एम्पायर था, जो पूरा साम्राज्य था, उसको जीवित रखने के लिए या फिर उसको प्रोस्पेरस बनाए रखने के लिए, अमीर बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी था, ये बात बहुत ज़रूरी थी कि ये क्या करें, इनके कांटेक्ट दोनों से ही हों। दोनों से ही मतलब कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं अपना, ये जो अपना ट्रेड करते हैं, पूरा व्यापार करते हैं, तो इनके रूट्स रिवराइन भी हों, मतलब कि रिवर्स से भी हों, साथ ही साथ लैंड रूट्स भी हों। तो पानी से भी व्यापार करे और ज़मीनी व्यापार भी ये किया करे। तो दोनों ही इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे एक अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम को बनाने के लिए, बरकरार रखने के लिए। किन के लिए, हमारे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य है तो उसको चलाने के लिए ज़्यादा पैसा भी लगेगा, ज़्यादा पैसा लगेगा तो उतना आपका ट्रेड भी होना चाहिए, है ना, क्योंकि ट्रेड से कितना सारा हमारा जो पैसा है वो आता है, इस वजह से। नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ सब कमिटीज़। अब मैगस्थनीज, अब कुछ सब कमिटीज़ बनाई गई थी, ठीक है, कहाँ पे, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में। ये कौन बताता है इस बारे में, मैगस्थनीज, जो ग्रीक एम्बेसडर था जिसने बुक लिखी थी इंडिया का, वो उन्होंने कुछ सब कमिटीज मेंशन की है, वो क्या है उसे देख लेते हैं। अब कमिटी विद 6 कमिटी कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटी, दे लुक्ड आफ्टर द नेवी, ट्रांसपोर्ट, इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। अब क्या करते थे, देखो मैगस्थनीज जो थे हमारे, उन्होंने मेंशन किया है अपने अकाउंट में, अपने लिखित में कि जो हमारा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन था, यहाँ पे एक कमेटी थी जिसमें 6 सब कमेटी थी। एक कमेटी बनी हुई थी जिसकी 6 सब कमिटीज थी। सब कमिटीज इन द सेंस उसके 6 पार्ट्स थे, ठीक है, उसके अंडर भी 6 सब कमेटी आती थी। उनके क्या काम थे, देखो, कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटी, वो क्या करती थी वो कमिटीज, सारी ही जितने भी मिलिट्री एक्टिविटी है ना, जितना भी मिलिट्री वर्क है, सबको कोऑर्डिनेट करती थी। उन्हें खाना देना है, घोड़ों को वो करना, घोड़ों को चारा देना, ये करना वो करना, जितना भी मिलिट्री का काम होता सारा ही काम वो 6 कमेटियाँ किया करती थी। दे लुक्ड आफ्टर द नेवी, वो नेवी को भी देखती थी वो कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन को भी देखती थी, इन्फेंट्री को भी देखती थी हमारी, ठीक है, कैवलरी को भी देखती थी, जो हमारे घुड़सवार वगैरह होते हैं ना, उन सबको भी देखती थी, चैरियट जो रथ वगैरह होते हैं उनको भी देखती थी, और एलिफेंट्स, उन सबके जो काम, उनका सबका पालन पोषण करना है, जो भी काम करना है उनसे रिलेटेड, हमारी इन्फेंट्री से रिलेटेड या हमारी मिलिट्री से रिलेटेड, वो सारा ये सारी 6 सब कमेटियाँ किया करती थी मौर्यन एम्पायर में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेकेंड कमेटी वॉज टू अरेंज। अब ये तो थी हमारी फर्स्ट कमेटी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये थी हमारी फर्स्ट कमेटी, ये थी हमारी फर्स्ट कमेटी, ये थी हमारी सेकंड कमेटी। फर्स्ट कमेटी के अंडर 6 और कमेटी थी, उनका काम बता दिया है। सेकंड कमेटी क्या काम करती थी वो देख लो। सेकंड कमेटी was to arrange bullock carts to carry equipments, procure food from the soldiers and fodder for the animals, and recruit servants and artisans to look after the soldiers. अब सेकंड कमेटी का क्या काम था, अरेंज बुल्लो कार्ट्स, जितने भी बुल्लो कार्ट्स है, बैलगाड़ी वगैरह है, सामान लाने ले जाने के लिए, वो उनको लाना ले जाना, उन सबको अरेंज करवाने का काम सेकंड कमेटी किया करती थी। नेक्स्ट वन इज टू कैरी इक्विपमेंट्स, प्रोक्योर फूड, जो इक्विपमेंट्स, जितने भी हथियार कैरी करने हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, वो सारा काम हमारा सेकंड कमेटी किया करती थी। प्रोक्योर फूड फॉर सोल्जर्स, सोल्जर्स के लिए खाना, जो जितने भी सैनिक थे उनके लिए खाना प्रोवाइड करने का काम, साथ ही साथ जो एनिमल्स थे उनके चारे का काम, जैसे घोड़े थे ना, उनके चारे का काम। और नेक्स्ट वन इज हाथी, जो थे उनके इन्फेंट्री में थे, उनकी मिलिट्री में, उन हाथियों के चारे का काम। तो इन सब का काम भी कौन किया करती थी, हमारी सेकंड कमेटी किया करती थी। एंड रिक्रूटिंग सर्वेंट्स एंड आर्टिशियंस, और सर्वेंट्स और आर्टिशियंस को रखने का काम, जो दास वगैरह थे उनको रखने का काम, और जो भी काम किया करते थे ना वहाँ पे आर्टिशियंस, उन सबको रखने का काम भी कौन करती थी, हमारी सेकंड कमेटी किया करती थी, ठीक है। तो मेन सेकंड कमेटी का क्या काम था, ट्रांसपोर्टेशन का पूरा काम इसका था, और रिक्रूटमेंट का पूरा काम इसका था। फूड प्रोवाइडिंग का काम, फूड प्रोवाइडिंग किसको, सोल्जर्स को, और फॉडर फॉर द एनिमल्स। तो ये थी हमारी कुछ कमेटीज जो मैगस्थनीज ने अपने अकाउंट में बताई है, जिन्हें मेंशन किया
गया है।